हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान। तो हम पूरा संविधान कवर करेंगे और ये छोटा-सा वीडियो है जिसमें से 8 से 10 स्लाइड होंगी या ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इन स्लाइड को हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा संविधान हम पूरा वीडियो के माध्यम से हम समझा देंगे। तो फिर उसमें हम कवर करेंगे पूर्वावलोकन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान से पहले हम जान लेते हैं संविधान होता क्या है। तो संविधान क्या है? किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है? जो कानूनी दस्तावेज होता है वही हमारा क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। और किसी भी देश का संविधान उसके राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी साँचा ढाँचा होता है, साँचा ढाँचा निर्धारित करता है, ठीक है? तो इसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जनता पर शासन करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? संविधान। तो भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान भी हो गया। भारतीय संविधान जो है या संविधान के विकास का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? तो इसका विकास का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ जो हम पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान जो होता है ये किसी भी देश का संवैधानिक दस्तावेज होता है। ये क्या होता है? ये दस्तावेज होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसे संवैधानिक दस्तावेज भी कह सकते हैं। और उस राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी साँचा ढाँचा होता है, ठीक है? तो संविधान 2 प्रकार से होता है, एक होता है लिखित संविधान होता है, एक होता है अलिखित संविधान होता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान कहाँ का है? तो लिखित संविधान अमेरिका का है, भारत का है और भी बहुत सारे देशों का लिखित संविधान है। अलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। और सऊदी अरब का भी अलिखित संविधान है, वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, ठीक है? अलिखित संविधान है। तो अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है, वो भारत का ही है, ठीक है? अगर पूछा जाए सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, वो तो अमेरिका का है, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो अब हम बात करते हैं भारत संविधान का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। तो अब देखिए, ये जो कानूनी दस्तावेज हैं, मतलब जो एक्ट जो पारित होते हैं, वही भी क्या है, वही आपका क्या है, संविधान ही होता है, ठीक है? मतलब कि तो ये हमारा जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, तो यहाँ से हम पूरा संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो रेगुलेटिंग एक्ट ये काफ़ी बार पूछा गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है? ये अंग्रेज़ों के द्वारा पारित हुआ था, उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था। तो दूसरा जो पॉइंट हमारा क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है? भारत शासन अधिनियम 1935 इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 जो संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद हैं, तो यहाँ से कम 60% अनुच्छेद, मतलब 250 से ज़्यादा अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है? इसके बाद फिर अ नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 1946 कैबिनेट मिशन, तो हमें 1946 कैबिनेट मिशन को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो, अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो देखो, जब प्लासी का और बादशाह का युद्ध हुआ था, तो इन दोनों युद्ध को जीतने के बाद है, ठीक है? 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों ने, ठीक है? 1757 में, ये डेट याद है, 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बादशाह का युद्ध, ठीक है? अंग्रेजों द्वारा जीत ली गई थी। ये दोनों युद्ध उन्होंने जीत लिया था, जिसके बाद उन्होंने क्या बांग्लादेश जिसे बंगाल में, ठीक है? उस समय बांग्लादेश क्योंकि भारत तब बँटवारा नहीं था, तो उस समय क्या था कि बांग्लादेश और बंगाल ये सब पूरा एक ही में था। तो बंगाल बंगाल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था, ठीक है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था और इस शासन के जो ये शासन स्थापित हुआ था, इस शासन को अनुकूल और मतलब सशक्त बनाए रखने के लिए, मतलब मजबूती बनाए रखने के लिए वो समय-समय पर कई सारे एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कानून पारित करते रहे, तो उन्हीं को बोला जाता था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कानून बनाते रहे, ठीक है? समय-समय पर एक्ट पारित करते रहे और जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी थी, ठीक है? भारत के जो संविधान के विकास की वो सीढ़ी बन गई बाद में, ठीक है? तो पहला जो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था, पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? ये
1774 में, ठीक है? 1774 में जब 1757 और 1764 की लड़ाई खत्म हुई थी, तो जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, वो किसके हाथ में चला गया था? वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया था। तब ब्रिटिश सरकार ने सत्ता मतलब शिकंजा को कसने के लिए समय-समय पर बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए, बहुत सारे एक्ट पारित करते रहे, ठीक है? तो हम ये जितने भी एक्ट हमारे पारित हुए हैं, वो इतिहास में हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो संविधान पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोर्ट, इस न्यायालय, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है? और कब हुई थी? 1774 में। उसके मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट हमारा देखिए भारत शासन अधिनियम, ठीक है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, तो 1935 का शासन अधिनियम देखो। अब यहाँ पर क्या है, तो भारतीय संविधान का बहुत सा जो भाग है, ये इसी अधिनियम से लिया गया है। हमने पहले ही बताया था कि मतलब जो 1935 भारत शासन अधिनियम है, वहीं से कम 2 250 मतलब अनुच्छेद लिए गए हैं, 250 प्लस लिए गए हैं। इसके बाद फिर इसी शासन अधिनियम के तहत ये म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ था, ठीक है? तो इसी अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। ये हमारा देखिए मैप में हमारा देखिए ये म्यांमार है, ठीक है? तो इसको अलग किया गया था। इसके बाद फिर इसी मतलब 1935 में ही 1935 में ही और इसी शासन अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 8 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब देखो इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, तो 1946 में। तो कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था, ठीक है? तो 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, तो ये डेट पूछी जाती है कि मतलब किस मंथ हुआ था? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, जिसके तहत मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन करना। क्या करना था? संविधान सभा का गठन करना। तो भारतीय संविधान सभा का गठन करना था। अब जब भारतीय संविधान का गठन हो जाएगा, तो उसमें जब गठन होने के बाद उसमें सदस्यों की संख्या भी चुनना होगा। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या उस समय कितनी थी? उस समय जो सदस्य की जो संख्या थी 389 389, ठीक है? तो 389 हमारे सदस्यों की संख्या लेनी थी, ये निर्धारित हो गया। अब इनमें मतलब कहाँ से लेना है? तो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे। 292 जो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे और इसके बाद 93 जो है 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व चुने गए थे और इसके बाद फिर 4 जो हमारा चीफ कमिश्नर चुने गए थे। तो अब ये जो 292 रियासतें, तो जब उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उसमें पूरा देश मतलब पूर्ण रूप से नहीं अधीन था। देखा जाए तो उसका 60% हमारा क्या है कि मतलब भारत वो अंग्रेज़ों के अधीन था और इसके बाद जो बचा 40% जो था उसमें पुर्तगालीन बहुत सारे और भी मतलब थे, जो भारत पर राज्य कर रहे थे उनके अधीन भी था। और दूसरी बात कुछ मतलब देशी रियासतें जो रजवाड़े वो मतलब स्वतंत्र भी थे कुछ, वहीं पर कुछ रजवाड़े स्वतंत्र भी थे। तो इस प्रकार से मतलब क्या हुआ था कि 292 ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधित्व लिए गए थे और जो मतलब स्वतंत्र थे और जो मतलब अदर दूसरे जैसे उसमें से अधीन थे, तो उनको मतलब 93 रियासतें प्रतिनिधित्व वहाँ से लिए गए थे और 4 हमारे चीफ कमिश्नर लिए गए थे। तो इस तरह से हमारे संविधान सभा के सदस्यों के कुल सदस्य 389 हो गए थे। अब इसके बाद फिर संविधान सभा का गठन हो गया, तो संविधान सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है? तो अब क्या है संविधान सभा, तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, ठीक है? जो मीटिंग बुलाना मतलब बैठक करना, ठीक है? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और इसके बाद 11 दिसंबर 2 दिन ऐड कर दिए, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी और इसके बाद तीसरी बैठक जो है 2 दिन इसमें ऐड ऐड कर दीजिए, तो 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। यही अंतिम बैठक भी मानी गई थी उस समय मतलब हिसाब से।
पार्टी और बैठक वो बुलाई गई थी, पर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बैठक हमारी क्या है, जो पहली बैठक है, देखो, तो 9 दिसंबर 1946 कई बार पूछी गई है, तो पहली संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और सभा जो इस सभा में जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें सबसे जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग सदस्य जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको क्या किया गया था, स्थायी सदस्य चुना गया था, अस्थायी सदस्य चुना गया था, ठीक है। अस्थायी सदस्य क्यों चुना गया था? क्योंकि इस विधान मतलब इस सभा का मतलब 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इसका जो विरोध कर रहे थे, कौन वो क्या नाम है, जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे, वो विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अलग से देश की मांग की थी। तो वो चाह रहे थे कि अगर ये बैठक होगी, तो वहाँ पर मतलब एक संविधान का गठन होगा, ठीक है? संविधान के बारे में बात की जाएगी, तो फिर हमारा देश मतलब कि हम पाकिस्तान की मांग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ मुस्लिम विरोध कर रहे थे, कुछ मुस्लिम लोग इसमें बैठक में शामिल भी थे, ठीक है? तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार किए थे, ठीक है? इसके बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा 11 दिसंबर 1946 को उसी जो 9 दिसंबर वाले में इसीलिए क्या हुआ था, यहाँ पर अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। अब इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, स्थायी सदस्य चुन लिया गया था, स्थायी अध्यक्ष जब चुना गया, तो किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, वो 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कई बार पूछा गया है। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। फिर हमारी 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उसमें क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसका जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि संविधान का निर्माण करना, ठीक, संविधान का निर्माण करना था और संविधान के निर्माण की कार्रवाई शुरू की जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब हमारे संविधान सभा के मुख्य जो समितियाँ बनाई गई थी, अध्यक्ष बने तो उनमें कुछ समितियाँ बनी थी, तो उन समितियों ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसे बात करते हैं संचालन समिति, तो संचालन समिति, अब जो समितियाँ बनी तो उनके अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, क्योंकि इन्होंने संविधान बनाया था, तो यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से हमारी कुछ ये इम्पोर्टेंट समितियां हैं, जिनके हमको अध्यक्ष याद रखने हैं। अब इसके बाद जब देश की आज़ादी की बात, तो उस समय जब देश आज़ादी की बात चल रही थी, तो अंग्रेजों इधर क्या नाम है, मुस्लिम लीग जो समुदाय था, उन्होंने मतलब अलग देश की मांग करने की मतलब बहुत जोर डालने लगे, तो फिर 3 जून 1947 को घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। तो 3 जून 1947 मांग तो चल रही थी, 1940 से मांग चल रही थी, ठीक है। तो 1940 से मांग चल रही थी, पर उन्होंने मतलब इस मांग पर मतलब स्वीकृति नहीं दी गई थी। तो अब क्या है कि 3 जून 1947 को भारत को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा ये पाकिस्तान और दूसरा हो जाएगा भारत। तो अब कब मतलब घोषणा की गई थी, 3 जून 1947 को, इस डेट को आप याद रखिए, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की बात को घोषणा कर दिया गया था, ठीक है। तो जिसमें भारत और पाकिस्तान, तो देखो भारत की आज़ादी दिवस 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान आज़ादी दिवस एक दिन पहले मनाता है 14 अगस्त 1947 को। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो इसके बाद फिर देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। संविधान सभा का पुनर्गठन मतलब कि पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया, तो फिर सदस्य बनाए जाएंगे। तो सदस्यों की संख्या पहले 389 थी, अब घटाकर कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगी हमारी 299 सदस्यों की संख्या हमारी 299 हो जाएगी। अब उस समय देशी रियासतें ज़्यादा थी, अब देशी रियासतें कितनी बची हैं? 70 बची हैं। इसके बाद फिर प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहले 292 थी, अब 229 हो गई हैं, क्योंकि कुल सदस्यों की संख्या भी हमारी घट रही है और देशी रियासतें भी घट रही हैं। क्योंकि पहले जो था, उसमें मुस्लिम लीग समुदाय भी शामिल था, अब मुस्लिम को 2 मतलब भारत और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया था, तो कुछ मुसलमान वहाँ मतलब पूर्वी भारत और मतलब कि जैसे अभी बांग्लादेश है, अब ये तो उसमें क्या होता है कि जब मुस्लिम लीग अलग हो गया तो हमारे सीटों की संख्या भी कम हो गई। नेक्स्ट जो हमारा है, तो दुनिया भर के संविधान को हमने बारीकी से पढ़ा, ठीक है? देखो, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने थे, उन्होंने क्या संविधान बनाया, तो उन्होंने क्या किया था, दुनिया भर के जितने भी मतलब संविधान थे उनको उन्होंने बारीकी बारीकी से पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या किया, फिर एक मसौदा तैयार किया। जब मसौदा तैयार हो गया, तो मतलब अब मसौदा तैयार होने मतलब यही संविधान उन्होंने तैयार कर लिया। तो ये संविधान जो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ये डेट याद रखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। ठीक है? अब इसके बाद फिर अब 26 नवंबर को जब संविधान बन के तैयार हो गया, तो उसको 26 नवंबर को उन्होंने संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। 26 नवंबर को तैयार हुआ, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया और 26 नवंबर को उन्होंने क्या किया था, कुछ पार्ट संविधान का कुछ पार्ट उन्होंने लागू कर दिया, ठीक है? जब कुछ पार्ट लागू हो गया, इसके बाद फिर जो बचा हुआ पार्ट जो था संविधान का, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है? तो पूरा पार्ट उस दिन नहीं लागू हुआ था, कुछ पार्ट लागू किया था, तो बचा हुआ पार्ट 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन इसी दिन फिर गणतंत्र दिवस रूप में मनाने लगे। भारत में गणतंत्र दिवस रूप 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, पहला गणतंत्र दिवस। अब ये 26 जनवरी की तिथि इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? तो उन जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 1930 में भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी थी रात में 12 बजे रात को। 26 जनवरी 1930 को भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी थी कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो रहे हैं, पूर्ण स्वराज की। जब मांग होने के बाद 1929 अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और तो उन्होंने फिर बाद में क्या किया था कि 26 जनवरी 1950 को पूरा देश को आज़ादी के लिए उन्होंने घोषणा कर दी थी। पर उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, पर वो कांग्रेस पार्टी हमेशा, कांग्रेस जो है वो हमेशा मतलब 26 जनवरी 1950 को घोषणा की थी, उसी दिन वो आज़ादी दिवस मना लिया गया था। तो उसी साल से मतलब हर साल वो 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में मनाते थे। तो उसी डेट को मतलब याद करने के लिए, तो मतलब यहाँ पर क्या है, जो संविधान का बचा हुआ जो पार्ट था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यही मेन उद्देश्य था। अब देखो, संविधान बन के तैयार हुआ, तो समय कुछ लगा होगा, तो संविधान बनाने की प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे टोटल, ठीक है? अब संविधान जब बन बन गया, तो जैसे कोई भी कानून बनता है तो उसमें जैसे संसद और लोकसभा, राज्यसभा में उसकी बहस होती है, तो इसी प्रकार से जब संविधान का प्रारूप बना था, तो प्रारूप बनने के बाद क्या हुआ था, संविधान में 114 दिन बहस चली थी। कितने दिन चली थी? 114 दिन बहस चली हुई थी। इसके बाद फिर जब बहस होने के बाद फिर पूर्ण रूप से संविधान को मतलब प्रस्तावित रूप से प्रस्ताव संविधान को प्रस्तावित रूप से वो उन्मूलन कर दिया गया था, ठीक है? अब क्या है कि 114 दिन बहस करने के बाद सब उन्होंने साइन वाइन करके, समितियाँ जो भी थी वो सब साइन करके उसको मतलब 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। अब इसमें खर्च में कितना आया था? तो खर्च आया था 63,96,729 रुपए खर्च आया था उस समय की करेंसी के हिसाब से, ठीक है? आज की बात नहीं हो रही है। इसके बाद जब संविधान हमारा बना था, उसमें मूल संविधान जो हमारा था 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो मूल संविधान की बात कर रहे हैं। जब बनके तैयार हुआ था तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और क्या है 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हमारा कितना हो गया, 22 भाग तो हमारे उतना ही है और अनुच्छेद कितना, 395 अनुच्छेद भी हैं और अनुसूचियाँ जितनी हो रही हैं, 12 अनुसूचियाँ हो रही हैं। तो अब इतने संविधान संशोधन हो रहे हैं, तो जिसमें अनुसूचियाँ हमारी कितनी हो रही हैं, 12 हो रही हैं। तो अगर गिनती के हिसाब से बात करें तो संविधान जो है सीरियल वाइज़ में 395 ही हैं,
पर अगर उसकी काउंटिंग की जाए तो 450 से संविधान 450 अनुच्छेद हो रहे हैं। संविधान में 450 अनुच्छेद हो रहे हैं, तो 450 अनुच्छेद मतलब 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, क्योंकि अब उन्होंने जोड़ा कैसे, जैसे 395 का मतलब फर्स्ट सेकंड इस तरह करके वहीं पर जोड़ दिया जाए, तो इसकी अगर काउंटिंग की जाए तो 450 प्लस हो रहे हैं, और पहले कितने थे, 395 थे। सीरियल वाइज में उतने ही हैं, ठीक है। तो संविधान के बारे में अब इसके बाद जब संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, जब हमारा संविधान सभा गठित हो गया था तो उस समय हम कुछ कार्य हुए थे। पहला क्या था, संविधान सभा। जो संविधान सभा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय फिर देश का झंडा भी चाहिए था, तो उन्होंने 22 जुलाई 1947 को एक तिरंगा का मतलब राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। ये तिरंगे को, ठीक है, इसमें अशोक का चित्र सम्राट अशोक से लिया गया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो कार्य हुआ था, ये जब हमारा संविधान लागू होना था, लागू होने से 2 दिन पहले ये सब चीज़ें की गई थी। तो 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 19 ये डेट आप याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। इसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया था। पहले राष्ट्रगान, फिर तो 2 दिन बाद राष्ट्रगीत, ये इसको फिर संविधान में अपना लिया गया था। नेक्स्ट हमारे स्वतंत्र भारत। अब हमारा जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जो उस समय मंत्रिमंडल बना था 1947 में, तो उसमें मंत्रिमंडल में कौन किसको क्या पद मिला था, ये सारी चीज़ें भी कई बार पूछी जाती हैं। तो जैसे हमारा बात करें कि भारत का प्रधानमंत्री उस समय कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद फिर वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री बने थे। इसके बाद फिर मौलाना आज़ाद जो है उम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वो शिक्षा मंत्री बने थे। इसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई ये रेल मंत्री बने थे। इसके बाद फिर जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। इसके बाद फिर बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, कई बार पूछा गया है, बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री। इसके बाद फिर राम राजकुमारी अमृत कौर जो है वह स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। इसके बाद फिर आर.के. षणमुगल शेट्टी जो है ये वित्त मंत्री बने थे। तो इस तरह से मतलब इतने मंत्रिमंडल में रूप में डिवाइड किया गया था, तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट लेके तुरंत आएँगे।